चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ होने वाली ये हमारी 310वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्रयास करते हैं कि बच्चों के साथ साथ ऐसे विषय भी उठाएं जो समाज को प्रभावित करते हों या जिसको लेकर के आने वाले भविष्य में चर्चा होनी चाहिए। ऐसे ही एक विषय है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें मोटा मोटी एक लेमैन की लैंग्वेज में, तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई जितने भी स्पीसीज हैं सब एक दूसरे के सामंजस्य के साथ रहें, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहें। इस ऐसी व्यवस्था को हम बायोडाइवर्सिटी या बायो जैव विविधता कह सकते हैं। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। समस्या तब होती है जब मनुष्य विकास के नाम पर विनाश की तरफ बढ़ता है, या जब हमें छोटी छोटी चीजें, चाहे वो छिपकली हो और चाहे वो मच्छर हो या चाहे कोई बड़े जानवर हो, सब हमें ऐसे लगने लगते हैं कि अब हम उनके साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। और तब समस्या प्रारंभ होती है वहीं से कि मनुष्य अपने आप को भगवान समझने लगता है और उसे वो लगता है कि इस पृथ्वी पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है। तो वास्तव में जैव विविधता क्या है और ये किस प्रकार से हमें भविष्य में प्रभावित करने वाला है। हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, आज देख रहे हैं, तो अल नीनो इफेक्ट की हम बात करें, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जैव विविधता से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने उन चीजों का सम्मान नहीं किया जो प्रकृति को कुछ हद तक नियंत्रित करती थी या कुछ हद तक सहायता करती थी। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर श्रीराम मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा के दृष्टिकोण से एमएससी पर्यावरण विभाग है, पीएचडी हैं आप। विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री का दायित्व निभाया है आपने। पंडित दीनदयाल शोध संस्था चित्रकूट में पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे हैं और वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं। आज का विषय जो है बायोडाइवर्सिटी और उसका पड़ने वाला प्रभाव, उस पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर श्रीराम मिश्रा जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपका आभार। आपने इतने अच्छे विषय के लिए मुझे इतने अच्छे मंच पे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका आभार। और सभी लोग जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है, इस कारण से थोड़ा सा कुछ ये होगा, आप उस चीज को अन्यथा ना लें। मुझे विषय दिया गया है जैव विविधता, पर्यावरण एवं उसका मानव जीवन पर प्रभाव। और कहीं ना कहीं मेरा ये रुचि का भी विषय रहा है और मेरा शोध का भी विषय ये रहा है, और इसी विषय को लेकर आज मैं आप सबके बीच में बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। अगर मैं बात करूं तो भारत केवल जनसंख्या और संस्कृति की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जैव विविधता की दृष्टि से भी विश्व का सबसे समृद्ध देशों में से एक है। प्रकृति ने हमें वन, पर्वत, नदियां, जीव जंतु, वनस्पतियों का अमूल्य खजाना दिया है। इसका संरक्षण केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, मानव जीवन के अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है। अगर वास्तव में जैव विविधता को समझना है, भारत की जैव विविधता को समझना है, तो मुझे लगता है कि पहले हमें भारत को समझना पड़ेगा। जब मैं भारत की बात करता हूं तो भारत के नक्शे को अगर मैं ध्यान करके बात करता हूं तो मुझे लगता है कि सभी के ध्यान में है कि भारत के 3 तरफ समुद्र है। पूर्व की तरफ में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम की तरफ में अरब की खाड़ी है, और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। यानी ये लगभग लगभग 7,000 किलोमीटर का हमारा कोस्टल एरिया है। और इसी कोस्टल एरिया के माध्यम से भारत सदियों से व्यापार करता रहा, और सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत के लिए ये हमारा 700 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है ये महत्वपूर्ण रहा है। और लगभग आज हमारा 80% व्यापार भी इसी कोस्टल रीजन से होता है। ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा, हमारे उत्तर की तरफ देखेंगे तो एक विशाल हिमालय पर्वत है, और विशाल हिमालय पर्वत के कारण से आज वहां से निकलने वाली बहुत सी नदियां
चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, जो 12 महीने भारत की धरती को पानी देती हैं। यानी पानी की दृष्टि से हम सक्षम इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास में एक विशाल हिमालय पर्वत है, और दूसरा हिमालय पर्वत हमारी मानसून हवाओं को रोककर भारत में जल वृष्टि कराता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ और भी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, और यहां से भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। यानी नदियों के माध्यम से, यानी जल की दृष्टि से भी हम, भारत सदैव सदियों से सक्षम रहा है। और भारत की कृषि योग्य भूमि की भी अगर हम बात करें तो भारत में पर्याप्त कृषि योग्य भूमि है, और ऐसी कृषि योग्य भूमि है क्योंकि भारत की जनसंख्या के लिए, उनके जनसंख्या के उदर भरण के लिए पर्याप्त कृषि और हर तरह की कृषि हो सकती है, ऐसी भूमि है। मैं अगर छोटा सा एक उदाहरण दूं तो भारत में जो गेहूं होता है वो लगभग 80 से 90 दिन में गेहूं पक जाता है, लेकिन यही गेहूं अगर रसिया में होता है तो वो 120 दिन में पकता है, अमेरिका में भी 120 दिन में पकता है, इंग्लैंड में भी लगभग लगभग 130 से 100 क्षमा चाहता हूं 130 से 135 दिन तक में पकता है। तो ये भारत की जो जलवायु है, ये जलवायु, इस तरह की जलवायु शायद किसी अन्य देशों में नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां का जो मौसम है, ये मौसम भी इस तरह का मौसम है कि यहां पर तीनों ऋतुएं लगभग समान होती हैं और पर्याप्त मात्रा में होती हैं। यानी हमारे यहां अगर सर्दी होगी तो सर्दी भी पर्याप्त होगी, गर्मी होगी तो गर्मी भी पर्याप्त होगी, और बरसात होगी तो बरसात भी पर्याप्त मात्रा में हमारे यहां होगी। किंतु अगर मैं दूसरे देशों की बात करूं जैसे अरब, तो वहां गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, बरसात होगी ही नहीं। ऐसे बहुत सारे ऐसे अन्य कंट्रीज हैं जहां पे मौसम सामान्यतः सभी मौसम सामान्य रूप से नहीं है। ये प्रकृति का वरदान सिर्फ भारत की धरती को मिला है। हमारे यहां मरुस्थल भी है, हमारे यहां पठार भी है, हमारे यहां मैदान भी है, हमारे यहां खेती योग्य भूमि भी है। तो ये सारी चीजें हमारे यहां पे है। इतना ही नहीं, तो वन संसाधन भी हमारे यहां पर्याप्त हैं, और हर तरह के वन हैं, और उस वन में हर तरह के प्राणी हैं। तो इस तरह से मेरी आवाज तो आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? जी एक भाई बार साहब आ मुझे रही है। मेरी आ आ रही रही है है ना? भाई जी साहब। जी जी, मुझे ऐसा लगा कि शायद, तो हर तरह के वन हैं हमारे यहाँ, और उन वनों से मिलने वाली लकड़ियां, उन वनों से मिलने वाली जड़ी बूटियां हमारे यहाँ की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में है। अब अगर मैं खनिज की बात करूं तो भारत की धरती के गर्भ में लगभग हर तरह के खनिज उपलब्ध हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे एल्युमिनियम हो, हीरा हो, पेट्रोलियम हो, जस्ता हो, तांबा हो, कोयला हो, हर चीजें हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। अगर मैं सोना की बात करूं तो सोना कर्नाटक के हट्टी गोल्ड माइन और कोलार गोल्ड माइन, ये हमारे यहाँ से सोना मिलता है। हीरा तो आप सबको पता है हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना में होता है, मैं जहां रहता हूँ यहाँ से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर है, हीरा होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट हमारे मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में है। तांबा, मलाच खंड, हमारे मध्य प्रदेश के मलाच खंड में तांबा मिलता है। पेट्रोलियम भी हमारे यहाँ पे है, लेकिन अभी उतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन अभी उसकी भी खोज हो रही है। जैसे पेट्रोलियम बॉम्बे हाई हो गया, डिगबोई असम में हो गया, अभी खंभात की खाड़ी में भी पेट्रोलियम मिला है। तो इस तरह से हमारे यहाँ इस तरह की सारी चीजें, लगभग धरती ने हमें सब कुछ दिया है। अब जब जिसके पास में सब कुछ होता है, इस कारण से वो व्यक्ति बौद्धिक रूप से भी सक्षम होता है। यानी बौद्धिक रूप से सक्षम इस कारण से भारत का जो ब्रेन है वो दुनिया में लोहा मानता है, मतलब दुनिया के लोग भारत के ब्रेन का लोहा मानते हैं। तो हमारा ब्रेन भी पर्याप्त है।
और जब किसी के पास सब कुछ होता है तो वो दूसरे के घर में सेंधमारी करने नहीं जाता, वो दूसरे के घर में डकैती करने नहीं जाता। शायद इसी कारण से भारत ने कभी भी आज तक किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि भारत पे अटैक हुआ, क्योंकि बाहर के कंट्रीज पे लोगों के पास में इतनी सारी चीजें नहीं थी जो हमारे पास थी। उनके पास अगर मतलब कुछ अगर खनिज है, पेट्रोलियम है, तो बाकी चीजें नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो कृषि के लिए उनको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इस कारण से पहले हमारे यहाँ पे लगातार अटैक होते रहे। इसलिए शायद भारत भूमि को हम लोग पूजनीय बोलते हैं। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी छोर इसकी विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण पखारता है, सागर इसके पग पखारता है। कन्याकुमारी इसके मस्तक है, सागर इसके पग पखारता है। ये बंधन की भूमि है, या विवनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर के समान है, और इसका बिंदु बिंदु गंगा जल के समान है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, ये अटल जी ने कहा था। तो कुल मिलाकर भारत में इतना सब कुछ होने के बाद और 12 वर्षों की गुलामी के उपरांत जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो आजादी के बाद निश्चित रूप से राष्ट्र को खड़ा होना है, और खड़ा होने के लिए आवश्यक है कि हमारे उद्योग फले फूले, और हम अपने यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके उद्योगों को आगे बढ़ाएं। और इसी के कारण हमने अपने संसाधनों का उपयोग करके राष्ट्र के विकास के पहिए को आगे बढ़ाया था। और जब कहीं औद्योगिकरण होता है, तो उस औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। अब अगर कोई उद्योग खड़ा होगा तो वायु प्रदूषित भी होगा, अगर कोई उद्योग खड़ा होगा तो हमारा जल भी प्रदूषित होगा, हमारी मिट्टी यानी मृदा भी प्रदूषित होगी, हमारी ध्वनि भी प्रदूषित होगी। तो इस तरह से अगर हम उद्योग खड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी प्रदूषित होता है। अब जैसे वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें, तो हमारे यहां से बहुत सारे ऐसे उद्योगों से हानिकारक गैसेस, धूल के कण, रसायन हमारे इस पर्यावरण में पहुंचते हैं, और वो हमारे मानव जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसके कारण से हमारे हवा के कारण से बहुत दिक्कतें होती है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, इस क्षेत्र में भी बहुत विकट समस्याएं हैं वायु प्रदूषण की। और कई बार जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन का बहुत बड़ा कारण हमारा ये वायु प्रदूषण होता है। हमारे सांस लेने की समस्या होती है, और विशेष रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हम अभी चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, हम लोगों का प्रयास भी रहता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अस्थमा, दमा और ये सारा, क्योंकि हवा में उपस्थित एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये हम उसको इनहेल करते हैं, और वो हमारे फेफड़े में जाके जमा होते हैं, और फेफड़े में जमा होने के कारण से वो सिलिकोसिस और फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां होती है, हमें दमा होता है, हमारे फेफड़ों में जलन होती है, इसके साथ साथ में आंखों में जलन होने की समस्या होती है। तो इस तरह से बीमारियां भी वायु प्रदूषण के कारण से होती है। हम जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण भी बहुत बड़ी समस्या है। वायु प्रदूषण का अगर मैं बात करूं तो एक बहुत, मध्य प्रदेश में हम लोग रहते हैं, और हमारे कृपाजी भाई साहब तो भोपाल में ही रहते हैं। तो वायु प्रदूषण का भोपाल गैस ट्रेजेडी एक बहुत बड़ा जीता जागता हमारे लिए उदाहरण है। 2 और 3 दिसंबर 1984, आई थिंक 1984 की वो घटना है, जब वहां से एक उद्योग से, एक इंडस्ट्री से, जो कि शहर के बीचों बीच इंडस्ट्री थी, वहां से मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस लीक हुई,
और वो गैस लीक होने के कारण से काफी लोग प्रभावित हुए, हजारों लोग मरे, और आज भी उसका इम्पैक्ट जो उनके बॉडी के अंदर, जिनने इनहेल किया है, उनकी बॉडी के अंदर आज भी है। तो ये इस तरह से एक वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि उदाहरण है। इसके साथ में जल प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, केमिकल युक्त पानी है, उस पानी का कई बार वो हमारे खेतों तक चला जाता है, नदियों में जाता है, नदियों के माध्यम से खेतों में जाता है, और उसमें हानिकारक केमिकल हमारे खेतों में जाते हैं और वो क्रॉप के माध्यम से हमारे शरीर में आ जाते हैं, या फिर नदी में जाते हैं और पानी के माध्यम से हमारे शरीर में आ जाते हैं। ऐसे ही एक जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा उदाहरण 1950 में जापान में एक बीमारी हुई थी जिसको बोलते थे इटाई इटाई। इटाई इटाई बीमारी में क्या हुआ था कि वहां से कैडमियम नाम का एक वहां की इंडस्ट्री थी, कैडमियम नाम का धातु उस इंडस्ट्री से लीक हुआ, वो पानी के माध्यम से वहां की नदी में गया, उस नदी के माध्यम से वहां के किसानों ने उस नदी के पानी को उपयोग किया, और उस नदी के पानी को उपयोग करके उनने चावल की खेती की, गेहूं चावल लगाया, धान, और वो कैडमियम उनके धान में आ गया, उनके चावल में आ गया, और जब उन लोगों ने उस चावल को खाया तो उनके हड्डियां कमजोर हो गई। कैडमियम के कारण से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो हड्डियां कमजोर हो गई, और हड्डियां कमजोर होने के कारण क्या हुआ कि इतनी कमजोर हो गई कि कई बार वो हड्डियों को जब हाथ को पकड़ते तो हाथ टूट जाता था, और उनको चलने में दिक्कत होती थी, दर्द होता था, काफी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इस तरह से इटाई इटाई के कारण से वहां पे जापान में ऐसे हजारों लोग प्रभावित हुए, और हर महीना 500-600 लोग मरते थे, क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते थे, चल नहीं सकते थे। तो इस तरह से जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा आज उदाहरण है। और आज भी आप देखेंगे कि उद्योगों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे हमारे नाले, अब यमुना नदी का उदाहरण आपको पता है कि वहां के जो इंडस्ट्रियल एरिया का पानी यमुना नदी में जाता था, और यमुना नदी में पूरा झाग बनता था, और वो झाग में लोग नहाते थे, क्योंकि उनको सूर्य भगवान को तर्पण देना पड़ता था, अर्पण करना पड़ता था, और वो बिहार के लोग उसकी पूजा करते हैं, छठ की पूजा। तो इस कारण से हमारी यमुना भी प्रदूषित हुई। अब वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरा हमारा यमुना में जाता है। दिल्ली का जितना भी है, ओखला का जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो पूरा वो यमुना में जाके और यमुना को प्रदूषित करता है। तो ये एक जल का पानी, जल के कारण से जो हुआ वो हुआ है। मृदा प्रदूषण, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, जितना भी कचरा निकलता है, सॉलिड वेस्ट निकलता है, वो भी हमारी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी को और काफी कुछ उसको प्रभावित करता है, और जिसके कारण से हमारी जो फर्टाइल लैंड है, वो फर्टिलिटी उसकी वीक हो जाती है। हम बड़े उसमें बोलते हैं कि हमारे इस जो फर्टाइल लैंड होता है जिसमें हम खेती करते हैं, उसमें 18 प्रकार के तत्व होते हैं जो किसी भी जमीन की पोषक क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और उन 18 तरह के तत्वों को, पोषक क्षमता को देने के लिए अलग अलग तरह की बैक्टीरिया होती हैं। वो बैक्टीरिया सड़ी गली चीजों से लेकर, एटमॉस्फेयर से लेकर, अन्य चीजों से लेकर, और वो उस पोषक तत्वों को जमीन पे छोड़ती हैं। जैसे फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी हम जिसको बोलते हैं। तो फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया का काम यह है कि सड़ी गली चीजों से फास्फोरस निकालना और जमीन की पोषक तत्वों को पूरा करना। नाइट्रोजन सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो नाइट्रोजन सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया क्या करती है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करती है, अपने बॉडी में लेती है, और वो सॉइल में छोड़ती है। लेकिन जब ये वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम जमीन पे छोड़ देते हैं, और उसका लीचिंग करके उसका पानी भी अगर हम दूसरे खेतों में जाता है, तो उसके कारण से वहां पे जो ये बैक्टीरिया हैं, जो उस तरह के 16-18 तरह के पोषक तत्वों को पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक रूप से वहां पे सॉइल में उपस्थित रहती हैं, वो बैक्टीरिया भी किल हो जाती हैं, मर जाती हैं, जिसके कारण से हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है। तो एक इसका भी उदाहरण है। एक इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि यूक्रेन के चेर्नोबिल में, जब पहले यूएसएसआर था, तो वहां 1986 में एक चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था। हुआ यह था कि वहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का
में रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक हो गया और वो लीक होके आसपास के एरिया में आ गया। तो चेरनोबिल से 30 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोग थे वो सारे प्रभावित हुए और आज भी वहां पे लूले लंगड़े अंधे लोग पैदा हो रहे हैं सिर्फ क्योंकि उनके बॉडी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि उनके माता पिता के उसमें था, फिर उनके बच्चों को उसमें आया और वो कंटिन्यूअसली अभी तक चल रहा है। तो आज भी यूक्रेन के वो 30 किलोमीटर रेडियस में उन लोगों ने सुरक्षित कर रखा है और वहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई क्रॉप नहीं होती, बाकी सारी चीजें क्रॉप होगी भी तो उसमें वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाएगा और वो लोगों के बॉडी में जाएगा। तो ये इस तरह की भी घटनाएं उद्योगों के कारण से हुई हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात अगर हम करें तो जब भारी उद्योग होता है तो भारी उद्योगों में ध्वनि प्रदूषण भी बहुत तेजी से होता है। बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगी, पावर हाउस चलेंगे, जनरेटर चलेंगे, सायरन बजेंगे, तो उसके कारण से क्या होता है कि हमारे मतलब इतना तेज और इंडस्ट्रीज के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो लोग मतलब हमारे मतलब इतनी स्थिति हो जाती है कि कई बार वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। हमारा जो एक स्टैंडर्ड है कि 70 डेसिबल से ज्यादा हम कान में नहीं सुन सकते। अगर इससे ज्यादा की आवाज आती है तो हमारे लिए इरिटेशन होता है और इंडस्ट्री में कई बार तो उससे ज्यादा आवाजें आती हैं और लोगों का उस एरिया में रहने से वो माइग्रेट करते हैं, उस एरिया से रहने के लिए बचते हैं। 85 अगर डेसिबल हो गया डीबी का अगर साउंड हो गया तो हमारे लिए खतरे का शुरुआत है और 120 से 130 तक हमारे कान के पर्दे तक फट जाते हैं। ये स्थिति होती है। कई बार हम क्रिकेट ग्राउंड में बैठते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में देखते हैं 120 तक की आवाज आती है, डेसिबल की आवाज आती है। तो ये एक ध्वनि प्रदूषण के कारण से भी इस तरह की चीजें होती हैं। अब मैं बात करूंगा सीमेंट उद्योग और विशेष रूप से मेरे विंध्य रीजन की बात करता हूं। मेरे विंध्य रीजन में लगभग 12 सीमेंट प्लांट है। प्लांट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस क्षेत्र में लाइमस्टोन सीमेंट ग्रेड का है, जिससे सीमेंट ग्रेड बना सकते हैं, जिसको हम 53 ग्रेड का सीमेंट बोलते हैं। तो वो लाइमस्टोन जो है वो 53 ग्रेड का हमारे यहाँ पे सीमेंट वो है और बहुत अच्छा सीमेंट है, जिसके कारण से हम सीमेंट उद्योग में उसको सीमेंट लगा सकते हैं, सीमेंट बना सकते हैं। इसके साथ में हमारे बगल में शहडोल जिला है, उमरिया जिला है, अनूपपुर है, बगल में सिंगरौली है। इन सारे एरियो में कोल होता है, कोल माइनिंग होती है। तो सीमेंट उद्योग के लिए लाइमस्टोन है, पास के जिले में हमारे पास में कोयला है। तो इस कारण से हमारे इस विंध्य क्षेत्र में लगभग 12 बड़े सीमेंट प्लांट है। यानी अगर मैं बात करूं तो इन 12 बड़े सीमेंट प्लांट में विश्व का लगभग 8% सीमेंट का प्रोडक्शन होता है और भारत का लगभग 16% सीमेंट का प्रोडक्शन हमारे इस विंध्य रीजन से होता है, इन 12 सीमेंट प्लांट से होता है। मजे की बात बताऊं भाई साहब कि इस पे क्या होता था कि पहले मानसून जो होता था वो छत्तीसगढ़ के बाद में हमारे विंध्य में सबसे पहले आता था। मध्य प्रदेश में जब इंटर करता था तो विंध्य में इंटर करता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो छत्तीसगढ़ में आने के बाद में हमारे यहां नहीं आता पहले। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री इतनी ज्यादा है और इन सीमेंट इंडस्ट्रीज से हॉट गैसेस निकलती है, बहुत सारी हॉट गैसेस निकलती हैं, हीट निकलती है। और ये हीट हम सब पता है कि हीट जब निकलती थी ये ऊपर की तरफ जाती है और जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद में हमारी उस हीट ऊपर जाती तो उसका जो एयर फोर्स है वो डाइवर्ट होता है, फैलता है, बाहर जाता है। उसके कारण से क्लाउड फोर्स जो बनता है, जो हमारा क्लाउड फोर्स बनना चाहिए वो क्लाउड फोर्स नहीं बन जाता और उसका वो हीट जो होती है उस क्लाउड फोर्स को ब्रेक करती है। उस क्लाउड फोर्स को ब्रेक करने के कारण से क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट रेन है, जो होना चाहिए टाइमली, हमारे यहाँ 13 जून को बरसात आनी चाहिए, वो अब उसका डिलेड हो गई है और वो 27-28 जून के आसपास जा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर सीमेंट उद्योग है।
और इस सीमेंट उद्योग के कारण से यहाँ इतना ज्यादा एसपीएम है, यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हम सतना शहर के अंदर की बात कर रहा हूं। सतना शहर के अंदर बिरला सीमेंट फैक्ट्री का, बिरला की सीमेंट फैक्ट्री है, 2 सीमेंट प्लांट है शहर के अंदर, और शहर के उस सीमेंट प्लांट के चारों तरफ शहर बसा हुआ है। 1956 में जब सीमेंट प्लांट बना था, तो ये मतलब मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना सीमेंट प्लांट है। सबसे पुराना सीमेंट प्लांट कैमूर का है, जो कि कटनी जिले में है। तो ये सीमेंट प्लांट के कारण से क्या हो, तब जब बना था तब तो वहां पे पॉपुलेशन सतना में इतनी नहीं थी, तो शहर के किनारे था। लेकिन आज वो शहर के अंदर आ गया है, और उस शहर के अंदर होने के कारण से यहाँ के लोगों में, और विशेष रूप से छोटे बच्चों में, फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस, हार्ट की डिजीज, लंग्स की डिजीज, आईज डिजीज, ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये शहर वास्तव में रहने लायक नहीं हुआ। और स्पेशली जो हम चाइल्ड की बात करते हैं, छोटे बच्चों की बात करते हैं, 5-7 साल से छोटे बच्चों की, उनके लिए इतना डेंजरस है ये कि आगे आने वाले एनजीटी का कई बार आ चुका है कि एनजीटी ने उनको गाइडलाइन दिया है कि आप कोई भी इसमें आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, और आए दिन ये लोग एक्सपेंशन करते हैं। और एनजीटी ने इनको एक गाइडलाइन, जितने भी सीमेंट प्लांट है सबको गाइडलाइन दिया है कि आप अपने सीमेंट प्लांट में WHRS सिस्टम लगाएंगे, यानी वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, ताकि वो जो हीट एटमॉस्फेयर में जाती है और क्लाउड फोर्स को ब्रेक करती है और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाती है, उस हीट को रिकवर करके आप वापस उसको उसको यूटिलाइज करके आप उसको बॉयलर चलाकर और उससे इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। जितने भी सीमेंट प्लांट होते हैं उनका खुद का पावर हाउस, पावर प्रोडक्शन होता है, और उस सारे लोग पावर प्रोडक्शन यानी कोल बेस्ड पावर प्रोडक्शन होता है। तो यहां जितना कोयला उत्पादित होता है उसका लगभग 30 से 35% कोल हमारे यहां ही उपयोग हो जाता है। और जब इतना अमाउंट, इतना बिग अमाउंट में कोल बर्निंग होगा, तो वो उसका सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड्स, ये सारे एटमॉस्फेयर में जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सारे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाएंगे। और जब वो जाएंगे तो उसके बाद में जो फर्स्ट रेन होती है, तो फर्स्ट रेन में वो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड ये कन्वर्ट होके और एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और वो एसिड रेन होती है। और पहली रेन जो बरसात होती है वो हमारे यहाँ के पेड़ पौधे की पत्तियों तक को पीलापन कर देते हैं। और सोचिए वो हमारे शरीर में जब पड़ता है तो हमारे शरीर में उसकी क्या स्थिति होती है। तो इसके कारण से बहुत सारी यहाँ पे स्किन डिजीज भी होना शुरू हो गई है। तो ये स्थिति हमारे सतना में है। अब उसमें गाइडलाइन है कि हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो उसका बीपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, इनने कुछ नाम्स रखे हैं कि आपको सीमेंट उत्पादित करना है तो सीमेंट के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। जैसे बीडीसी लगाना है, अनिवार्य रूप से है। जैसे एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट में जब माल शिफ्ट होता है, लाइमस्टोन शिफ्ट होता है या क्लिंकर शिफ्ट होता है, तो उस जंक्शन पॉइंट पे आपको बीडीसी लगाना है, बैक डस्ट कलेक्टर। उसमें जितनी भी डस्ट निकलेगी वो पूरा डस्ट उसमें बैग में कलेक्ट होगी और वो वापस चैनल में आ जाएगी। लेकिन मैं सीमेंट इंडस्ट्री में था, मैं पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट देखता था। सतना सीमेंट वर्क, जिसका एमपी बिरला ग्रुप का है, वहां पे 180 के आसपास बीडीसी थे। उस 180 के आसपास में लगभग 80% बीडीसी बंद पड़े रहते थे। यानी एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में जब बेल्ट में माल शिफ्ट होता था, उसका जो डस्ट निकलती थी वो एटमॉस्फेयर में आती, और वो एटमॉस्फेयर में आने के बाद वहां रहने वाले सराउंडिंग 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेडियस में लोग वो सारा डस्ट इनहेल करते हैं। तो वो क्या स्थिति बनेगी वो आप सोच सकते हैं। ऐसे ही उनको गाइडलाइन है कि आपको ईएसपी लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। लेकिन वो भी लगे हैं काम के, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति यह हमारे यहाँ सतना शहर की है। मैंने मेरी जो पीएचडी है
वो पीएचडी का टॉपिक है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल इन सीमेंट प्रोडक्शन। अब क्या होता है भाई साहब कि सीमेंट को उत्पादित करने के लिए कोल लगता है। कोल के साथ में जब वो लाइमस्टोन को बर्न करते हैं, जलाते हैं और उससे क्लिंकर बनता है। तो कोल जब उसको लाइमस्टोन को जलाता है तो उसका जो ऐश होता है वो लगभग लगभग 35 से 36% के आसपास ऐश होता है। हमारे यहाँ का जो कोयला होता है शहडोल रीजन और या सिंगरौली रीजन में जो कोयला होता है, तो ये कोल जो होता है ये 35-36% ऐश उसमें क्लिंकर में जाती है और ये क्लिंकर जब सीमेंट बनने की प्रोसेस में जाता है तो ये क्लिंकर मतलब जो हमारा ऐश है उस क्लिंकर की क्वालिटी को खराब करता है। ऐश जो होता है वो एंटी सीमेंटिंग का काम करता है और क्लिंकर से जब वो ऐश ज्यादा ऐश वाला कोयला अगर हम यूज करते हैं तो उसके कारण से क्या होता है कि हमारी सीमेंट की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो मैंने जो अल्टरनेटिव फ्यूल का ये किया कि इसमें अल्टरनेटिव फ्यूल क्या हो सकता है, तो हमने एक यहाँ पे सतना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत एक स्टडी की कि यहाँ पे डेयरी कितनी है। तो जितनी डेयरी है उनका गोबर का क्या करते हैं, तो गोबर का कोई कंडे उपले में यूज करते हैं, कोई खाद बनाने में यूज करते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे, कोई वर्मी कंपोस्टिंग बनाता है। तो मैंने एक सजेशन दिया कि हमारे यहाँ का जो काऊ डंग है और शहर का जितना भी डिग्रेडेबल म्युनिसिपल वेस्ट है जिसमें प्लास्टिक भी डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल में स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट, इनको अगर हमने चॉपिंग करके और ब्रिकेटिंग करके और इसको कोल में कोल की जगह पे कोल को अगर हमने 5 से 10% रिप्लेस करके इसको यूज किया तो एक तो हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो यूटिलाइज हो जाएगा, हमारा काऊ डंग का यूटिलाइजेशन होगा और किसानों को काऊ डंग का ठीक रेट मिलेगा, 4 से 5 रुपए केजी तक रेट मिल सकता है। तो इस तरह की ब्रिकेटिंग करके और अगर कोल को 5 से 10% तक अगर हमने उसको रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, तो एक तो हमने 5 से 10% जो एटमॉस्फेयर में एमिशंस हो रहे हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, वो बचेगा, पर्यावरण संरक्षित होगा। दूसरा, हमने जो हमारे शहर का प्लास्टिक वेस्ट है उसको यूटिलाइज कर दिया। हमने किसानों के गोबर जो गोबर वो पड़ा रहता है, कई बार भैंस जा रही है रोड में और उसने गोबर कर दिया तो गोबर पड़ा रहेगा, तो उस गोबर का महत्व तो समझेंगे और यही तो गाय और भैंस को रोड में नहीं छोड़ेंगे, उसको रखेंगे कि हमारे भैया उसका 5 रुपए केजी हमको गोबर का रेट मिल रहा है, तो अगर वो बाहर जाएगी तो गोबर बाहर करके आएगी और जाएगी भी तो फिर उसको कलेक्ट करेंगे। तो इस नाते अगर इसको यूटिलाइज करके और किया तो ये हमने एक स्टडी की तो सीमेंट इंडस्ट्रीज वालों को बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली यदि कोई नहीं कर रहा है, हमने एनजीटी को भी लिखा, हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी लिखा, हमने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी लिखा कि आप इस पे कुछ कर सकते हैं तो करिए। तो ये एक छोटी सी मेरी स्टडी थी और इस तरह से मैंने इस पे काम किया है। आज मोदी जी ने मन की बात में भी, अगर किसी ने मोदी जी के मन की बात सुनी होगी, आज मोदी जी के मन की बात का 136वां एपिसोड था। हर मंथ के आखिरी संडे को 11 बजे से 11:30 बजे तक मन की बात का कार्यक्रम आता है। आज मोदी जी ने भी अपने मन की बात में बहुत सारे ऐसे विषय को रखा है जो आज हमारा विषय है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है, जल संरक्षण करना है, प्लास्टिक का कम उपयोग करना है, जैव विविधता संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान करना है, बच्चों एवं युवाओं के लिए पर्यावरण शिक्षा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐड की गई है, तो उसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, उनके सिलेबस में ये सारी चीजें आए, ये सारी चीजें बोली है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें आई हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण, तो जैसे मैंने बताया कि उसको काउडंग के साथ ब्रिकेटिंग करके सीमेंट इंडस्ट्री के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में यूज हो सकता है। वो सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री क्या, किसी भी तरह की इंडस्ट्री के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में हो सकता है। अभी मेरी पार्टी ने एक अभियान भी चलाया है, एक पेड़ मां के नाम।
तो प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हम लोग इस तरह से जागरूक, राजनीतिक दल के लोग भी हैं तो इस तरह से भी हम लोग काम करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, हमने स्वच्छता की बात की है ना। एक अभियान और अभी 4 जुलाई से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया है कि 4 जुलाई में को किया था, कैच द रेन अभियान। यानी बरसात के जल को हमको रोकना है। उसके कई तरीके हो सकते हैं। हम सॉकपिट बना के कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे हमने देखे हैं कि बोरवेल होता है और वो बोरवेल में पानी नहीं निकला तो उसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं। कई बार उसमें बच्चे गिर जाते हैं। प्रिंस गिरा था, उसका बहुत बड़ा जागरूकता उसके बाद आई और काफी कुछ ये हुआ। तो जो खुले में बोरवेल है, उन बोरवेल के चारों तरफ सॉकपिट बना के हम पानी, मतलब जो हमारा बरसात का पानी है, उस पानी को हम उसके माध्यम से जमीन के अंदर रोक सकते हैं। आज हमारे अंडरग्राउंड वाटर टेबल लगातार डे बाय डे नीचे जा रहा है। आज हम घरों में बोरवेल कराते हैं तो 300-400 फीट तक बोरवेल को डेप्थ पे जाना पड़ता है, तब हमको पानी मिल पाता है। ये स्थिति है। पहले जमाने में क्या होता था कि हमारे यहाँ खेती होती थी और खेती के कारण से क्या होता था, बरसात के समय पे हम बांध बना के रखते थे, अपने खेत को बांध देते थे। बांध देते तो 4 महीने बरसात का पानी हमारे बांध में रुकता था। उससे 2 फायदे होते थे। एक तो हमारे जमीन की जो मिट्टी और बाकी चीजें जो हैं, कृषि के अवशेष हैं, वो सड़ गल के हमारे जमीन को उपजाऊ बनाते थे। और दूसरा, वो पानी हमारे सिंचाई में काम आता था। और तीसरा, और हमारे अंडरग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करता था। लेकिन जब से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती आना शुरू हुई, तो सोयाबीन की खेती ने क्या किया, हमारे उस बांध को तोड़ा, मेड़ को खत्म किया। और अब हम बांध में, मतलब खेत में बांध नहीं बनाते हैं, पानी को संरक्षित नहीं करते, हम सोयाबीन की खेती करते हैं। और सोयाबीन की खेती को पानी भी ज्यादा लगता है। तो उससे क्या होता है कि हम फिर बोरवेल करेंगे तो नीचे पानी तो हम दे नहीं रहे, ऊपर से हम नीचे का पानी को और सक कर ले रहे हैं, निकाल रहे हैं सिंचाई के नाम पर। तीसरा, हम उसमें सोयाबीन में कीड़े न लगे तो उसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारा चीज यूज करते हैं। तो हमारी जो नेचुरल, प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए जो बैक्टीरिया थी, वो बैक्टीरिया भी किल हो रही है। तो कुल मिलाकर आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने बांध खत्म कर दिए। हमने खेतों में जो 4 महीने पानी रुकता था वो बंद कर दिए। मैं छोटा था, गांव में जब जाते थे तो हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े बांध थे। मेरे खुद के खेत थे बांध, उसमें पानी भर जाता तो हम लोग नहाने जाते थे। और पानी भी इतना साफ सुथरा, 3 महीने 4 महीने जब भरा रहता था तो एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ पानी हो जाता था। और कई परिवार के लोग तो उससे पानी पीने का भी यूज करते थे। ये स्थिति, लेकिन आज आज वो सारी चीजें खत्म हुई है। ऐसे हम जो औद्योगिकरण का, विकास का अंधानुकरण कर रहे हैं, इस अंधानुकरण के कारण से आज हमारी प्रकृति और पर्यावरण दोनों सुरक्षित नहीं है। इसलिए आगे आने वाले समय पर मुझे लगता है कि इस पे हमको विचार करना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य यह है कि आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य की गारंटी, और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। महात्मा गांधी जी ने एक शब्द कहा था, वो एक, उसको मैं यहाँ पे स्पेशली कोट कर रहा हूं, प्रकृति हमारी आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। अगर हम लालच करेंगे तो हम अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो जितना आवश्यकता है हमको प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए। अगर हम ज्यादा दोहन करेंगे तो हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा और तरह तरह की बीमारियां आएंगी, मानव सभ्यता को संकट होगा।
मैंने अपना मुझे लगता है कि जो समय दिया गया था उस समय में मैंने 45-46 मिनट में ये विषय पूरा करने का प्रयास किया है। आप सबके मन में कुछ प्रश्न भी होंगे, और अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं तो मैं माननीय कृपा शंकर जी से आग्रह करूंगा कि उनके माध्यम से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सेशन ओपन है प्रश्न के लिए। बहुत अच्छी बात कही भाई साहब, लेकिन समस्या यहीं से प्रारंभ हो रही है कि आज हम आवश्यकता से अधिक और समय से पहले प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फलों के जी बारे में हम देखें तो वही आम के पेड़ पे फल पकेगा या केले के पेड़ पे फल पकेगा, वो नहीं चाहिए। उसको निकाल करके कार्बाइड से पका के जल्दी से जल्दी बाजार में हमें देना है, ताकि हम साल में एक की बजाय 2 फसल ले सकें, 2 की बजाय 3 फसल ले सकें। तो ये जो अंधी दौड़ विकास की और लालच की है, इसी से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। प्रमोद जी ने हैंड रेज किया, शायद उनकी बिटिया कुछ प्रश्न करना चाह रही है। प्रमोद जी अपना प्रश्न रखें जी। नमस्कार सर, मेरा नाम स्नेहा मिश्रा है, मैं सीधी से बोल रही हूँ। मेरा एक प्रश्न है छोटा सा पर्यावरण से संबंधित कि पर्यावरण संरक्षण में जड़ी बूटियों का महत्व क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। एक तो स्नेहा बेटा, आज मोदी जी ने अपने मन की बात में सीधी का विशेष रूप से उल्लेख किया है, वो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बोलना चाहिए। सीधी ने पूरे जिले ने 150 बड़े तालाब बनाकर जल संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए सीधी के जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन की मोदी जी ने सीधी जिले का नाम आज अपने मन की बात में रखा है। दूसरी बात आपने कहा जड़ी बूटियों का, तो जड़ी बूटियों का तो एक तो हर्बल चीजें हमारे लिए हमारे प्रकृति को भी संरक्षित करती हैं, मानव शरीर को भी संरक्षित करती हैं। और जड़ी बूटियों के माध्यम से अगर हम जड़ी बूटियों के माध्यम से हम दवाइयां बनाते हैं और जड़ी बूटियों को ही अगर हम उपयोग करते हैं, तो जो एलोपैथी के कारण से हमारा शरीर का नुकसान होता है, अगर हमने ज्यादा पैरासीटामोल लिया तो हमारी किडनी और लीवर और बाकी चीजें खराब होंगी। लेकिन उसकी जगह पे अगर हमने जड़ी बूटियों का उपयोग किया तो जड़ी बूटियां हमें नुकसान नहीं करती करती। तो मुझे लगता है उस पे मुझे लगता है कोई मेडिकल लाइन का व्यक्ति होगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको बता नहीं, सकते हैं। अभी कल परसों ही भाई साहब मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था आयुर्वेद को जी लेकर के, और इसको तो उसमें लिखा था जो जी पुरानी जड़ी बूटियां, जो आयुर्वेद का सिस्टम था वो रोग पर काम करता था, और जो एलोपैथ है वो रोगी पर काम करता है। मतलब अंतर क्या है कि जैसे मान लीजिए बीमार हुए तो आपने बुखार हुआ तो पैरासीटामोल खा लिया और ठीक हो गया, लेकिन आयुर्वेद इस पर काम करता था कि आपको बुखार क्यों हुआ, जब शरीर में कोई इन्फेक्शन रहा है या कुछ ऐसी चीज खा ली है आपने, तो जड़ी बूटियां उस पर काम करती हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म में हम मेडिकेशन एंटीबायोटिक और समय की अनुपलब्धता के कारण करने लगे हैं, इसमें निश्चित ही है कि जो जड़ी बूटियां हैं वो बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। ब्रिजेश जी ने हैंड रेज किया है सिवान से। ब्रिजेश भाई अपना प्रश्न रखें। हाँ प्रणाम सर। जी हाँ सर नमस्कार। प्रणाम सर। मेरा प्रश्न है कि सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त कानून बना रखा है, जी पूरा मैकेनिज्म है सर, तो आखिर हम फेल कहाँ हो गए? अब मैं बताता हूँ क्या होता है कि सरकार ने तो बना रखा है लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं, अभी जैसे मैं सीमेंट इंडस्ट्री की ही बात करता हूँ क्योंकि मैं सीमेंट इंडस्ट्री से डायरेक्ट जुड़ा रहा हूँ। सतना में सीमेंट इंडस्ट्री है। हर सीमेंट इंडस्ट्री को एनुअल एनओसी लेना पड़ता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी करती है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल भी इसकी करती है, और प्रॉपर उसका हर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिस भी है, जैसे हमारे सतना में भी रीजनल ऑफिस है। जी अब वो लोग करते क्या हैं कि हर सीमेंट इंडस्ट्री अपना एक लाइजनिंग ऑफिसर नियुक्त करती है, और स्पेशली पर्यावरण के मतलब एनओसी लेने के लिए, एक पोल्यूशन सेकंड। कंट्रोल डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के लिए वो एक लाइजनिंग ऑफिसर होता है, वो वहां जाता है और जाने के बाद में
उसको क्या करता है कि वो अंडर टेबल कुछ दे दबा के और अपना एनओसी लेके आ जाता है। जबकि एनजीटी ने क्या किया है कि जितने भी बड़े उद्योग हैं उनको ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है और हर इंडस्ट्री को बाहर अपना डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। उस डिस्प्ले में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका पोल्यूशन लेवल क्या है, एसपीएम लेवल कितना है, एयर में कितनी चीजें आप छोड़ रहे हैं, क्या उसकी स्टेटस है, सीओ लेवल कितना है, एसओएक्स कितना आप डाल रहे हैं, एनओएक्स कितना है। तो ये सारी चीजें लेवल वो आपको डिस्प्ले करना पड़ता है और वो ऑनलाइन मॉनिटर 24 आवर ऑनलाइन मॉनिटर एनजीटी करता है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह के पोल्यूशन है। और दूसरा, शहर के अंदर जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है उनको कम से कम शहर से 15 किलोमीटर दूर लेके जाना चाहिए। तो ये है, देखिए पॉलिसीज तो बहुत बनती हैं लेकिन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम कौन करता है? तो विशेष रूप से ब्यूरोक्रेट और जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं वो करते हैं। तो अगर अधिकारी वर्ग वो नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत ही है। सर इसी के साथ साथ है कि एनजीटी का जहाँ तक सवाल है, मैं सिवान बिहार से बिलोंग करता हूँ सर। जी दहा नदी हमारे शहर के बीचों बीच गुजरती है, उसके लिए हम लोगों ने एनजीटी से प्रयास किया। स्थानीय प्रशासन बोला कि हम उसको सफाई करा देते हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो सफाई नहीं करवाए एनजीटी के एक्शन लेने के बाद। उसके बाद एज ए नागरिक हम कहाँ तक प्रयास करें? हाँ, मुझे लगता है सरकार कि अपनी देखिए, है सर। हाँ मुझे पता है। कुल मिलाकर जो है, हम हर चीज सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, कई बार हमको भी प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही स्थिति हमारा सतना शहर जहां से मैं हूँ, सतना में सतना नदी है। तो सतना नदी को भी इस तरह से एनजीटी ने कहा कि भाई इसको आप साफ सफाई रखिए, और उसमें बहुत सारी गाद हो गई है और बहुत सारे उसमें बीट्स उग गई है। और बीट्स उगने के कारण से क्या होता है, बीओडी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो उसमें मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो होती है, तो उसके कारण से क्या हुआ कि उनने तो गाइडलाइन दे दिया और हमारी स्मार्ट सिटी के माध्यम से बजट भी आ गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हम लोगों ने उसको प्रयास करके और एक जागरूकता अभियान निकाली, और उस जागरूकता अभियान के कारण से हम लोगों ने नदी को संरक्षित करने का काम किया। सतना नदी संरक्षण अभियान हम लोगों ने चलाया और उससे हमने काफी कुछ साफ सफाई और ये सारा कुछ करने का काम किया। तो हर चीज सरकार के माध्यम से तो नहीं हो सकती, लेकिन जब हम सांकेतिक रूप से भी इस तरह के काम करते हैं तो सरकार के भी कान खड़े होते हैं और सरकारी स्तर पे बैठे हुए लोग भी उस पे करते हैं। और रही बात आपके बिहार की, वो नदी की बात कर रहे हैं, तो बिहार में तो अभी मुझे लगता है 5-6 महीने पहले ही सरकार आई है, तो सरकार अच्छा काम कर रही है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो इस विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे, करेंगे। सर ब्यूरोक्रेट पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। वो ब्यूरोक्रेट तो पुराने वाले हैं ना। जी सर, ठीक है सर, प्रणाम। जी नमस्कार। जी, और कोई प्रश्न है किसी के?